Hello everyone, welcome to my channel Competitive Chemistry Class by Pradyumn Sachan. I am Pradyumn Sachan. Today we will going to start second chapter of class 11th, Structure of Atom. तो एटम जैसा आप जानते हैं, आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है कि एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। कोई भी मैटर हो, उस मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो एटम, उसको हम एटम बोलते हैं। हर चीज़ एटम से मिलकर बनी हुई है और एटम से मिलकर बनी हुई हर चीज़ छोटे छोटे एटम से मिलकर के सारी चीज़ें बनी हुई है। तो जो हमारा चैप्टर 1 था उसमें हमने एटम मॉलिक्यूल के कॉन्सेप्ट बताए थे। इसमें हम बताएंगे आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, उन सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी जो है वो कैसे हुई, ये सारी चीज़ें। तो एटम वो ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप का होता है। एटम वैसे तो बहुत छोटा होता है, बट इसको हम जो है एटम को हमने इतना बड़ा बनाया। एटम, अभी देखिए एटम की जो डिस्कवरी हुई थी उसमें सारी चीज़ें बाद में बताई गई थी, न्यूक्लियस वगैरह, लेकिन हम आपको स्टार्टिंग में बता दे रहे हैं, बाद में फिर डिस्कवरी बताएंगे। एटम स्फेरिकल शेप का होता है। एटम के अंदर एक और छोटा, एक तरीके से मान लो कि स्फीयर होता है, जो है उस स्फीयर में जो है छोटा स्फीयर है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर सरफेस में रहते हैं। तो ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो। इसमें क्या है कि प्रीवियस क्लास में थोड़ा समझाने के लिए नई नई चीज़ें होती हैं, थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा सुपरफिशियल स्ट्रक्चर हम दे देते हैं, लेकिन अब इसमें क्या है, जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट आएगा वो आपको बतलाया जाएगा। सबसे पहले एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, मेजॉन, ये भी पार्टिकल होते हैं, लेकिन आपको अभी केवल 3 पार्टिकल ही याद रखने हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, वो एटम के सबसे पहले जो है जो कॉन्सेप्ट दिया था, जो सबसे पहले हाइपोथेसिस दी थी, वो दी थी जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने बोला था कि एटम इज इनडिविजिबल पार्टिकल। इनडिविजिबल, या उसको अनडिवाइडेड भी कह सकते हैं। इनडिविजिबल मीन्स अनडिवाइडेड, जो कि डिवाइड नहीं होता है। लेकिन आजकल हम जानते हैं कि एटम भी डिवाइड हो सकता है। न्यूक्लियस है जो है उसका भी फिजन हो सकता है। हमारा जो एटम बम का जो कॉन्सेप्ट है वो न्यूक्लियर फिजन पे डिपेंड है, न्यूक्लियर फिजन पे बेसिस है। तो लेकिन डाल्टन ने बोला था कि एटम जो है सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, और उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और एटम का मतलब ही होता है कि इनडिविजिबल। एटम को अगर आप जो है एटम की मीनिंग निकालेंगे आप लैटिन में, तो उसको बोलते हैं इनडिविजिबल। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, और इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे पता चला कि इसमें ये पार्टिकल्स होते हैं, तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट हुए। पहला एक्सपेरिमेंट हम बताएंगे, जो कि जूलियस प्लकर ने किया था। जूलियस प्लकर ने क्या किया,
कि एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, जूलियस रकर ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसमें बैटरी सा अरेंजमेंट किया और ये आपके दो इलेक्ट्रोड हैं, ये जो इलेक्ट्रोड है इसको बोलेंगे कैथोड, ये आपका कैथोड है, और ये जो इलेक्ट्रोड है ये है आपका एनोड। कैथोड और एनोड आपको मालूम है कि जो बैटरी की निगेटिव प्लेट्स जुड़े होते हैं, जो जुड़ा होता है इलेक्ट्रोड, उसको कैथोड बोलते हैं, जो बैटरी की पॉजिटिव प्लेट्स जुड़ा होता है उसको एनोड बोलते हैं। तो ये मान लीजिए बैटरी है, ये बैटरी की निगेटिव प्लेट से जुड़ा हुआ होती है, कैथोड है, और ये है आपका एनोड। इसके अंदर कोई गैस होगी, जो ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसके अंदर कोई गैस होगी, और उसको वैक्यूम पंप से उस गैस को जो भी गैस है, तो अगर मान लीजिए गैस की क्वांटिटी ज़्यादा है तो वैक्यूम पंप से उस गैस को पहले हम बाहर निकालेंगे। मतलब उसको, उस गैस की क्वांटिटी को इतना मेंटेन करना होता है कि बहुत कम, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस होती है लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में होती है, इसलिए इसके अंदर गैस का प्रेशर बहुत कम होता है। और बैटरी का जो वोल्टेज होगा, जो भी अरेंजमेंट किया उसका जो वोल्टेज होगा, वो वोल्टेज बहुत ज़्यादा होगा, 10,000 वोल्ट होगा उसका वोल्टेज। तो जब हम 10,000 जब हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज ट्यूब में कोई गैस लेंगे, उस गैस का प्रेशर बहुत कम होगा और इसका जो वोल्टेज होगा वो होगा 10,000 वोल्ट। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो गैस होगी वो आयोनाइज हो जाएगी, गैस के जो एटम होंगे वो आयोनाइज हो जाएंगे। तो कैसे आयोनाइज होंगे? आयोनाइज होने का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये गैस का एटम है, तो इसमें प्रोटॉन भी होंगे और इलेक्ट्रॉन भी होंगे। प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन आपके पता है आउटर सरफेस में होते हैं। तो क्या होगा कि ये वोल्टेज की वजह से इसमें आयोनाइजेशन होगा। आयोनाइजेशन मतलब इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, ये जो गैस के एटम है इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, और जब इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो इसमें केवल पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। इलेक्ट्रॉन आपके बाहर निकल गए इससे, और इसमें केवल पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, मतलब इसमें जो एटम में, अब इसको बोलेंगे आयन। तो ये आयन का फॉर्मेशन हो गया, इसलिए इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन। तो ये क्या है कि यहाँ गैस, ये हमने बाहर दिखाया है, एक्चुअल में ये हमको अंदर दिखाना चाहिए, क्योंकि गैस के जो एटम्स हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल हैं, जो गैस के जो एटम है इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रहेंगे। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब में जो है क्या है कि जो गैस के एटम है उससे इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे, और जो आयन है वो अलग, वो भी जो है मतलब आयन जो है वो अलग अलग हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन भी अलग हो जाएंगे। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं एक रेज के फॉर्म में, मूव करेंगे एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड जो है पॉजिटिव नेचर का होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। और एनोड के पीछे, ये जो आपकी एनोड के पीछे ये जो वॉल है इसमें ग्लो प्रोड्यूस करेंगे, और ये पार्टिकल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के होते हैं। ये पार्टिकल मिलकर के एक रेज की फॉर्म बनाते हैं जो है, तो इसको जो बोलते हैं कैथोड रेज। ऐसा माना जाता है कि ये जो रेज जो है वो कहाँ से एमर्ज हो रही है, कैथोड, मतलब कैथोड से निकल रही है और एनोड की तरफ मूव
कर रही है। तो इसको कैथोड रेज बोलते हैं। कैथोड रेज जो है वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बने होते हैं। ये तो हम बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बने होते हैं, लेकिन पहले पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मतलब जो है, और प्रोटॉन क्या होते हैं। तो ये इसी एक्सपेरिमेंट से पता चला कि एटम में जो है कोई निगेटिव पार्टिकल्स होते हैं और उसका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन। कैसे कैसे मालूम चला कि एटम में निगेटिव पार्टिकल्स होते हैं? क्योंकि गैस का जब आयोनाइजेशन हुआ और वो जो रेज थी वो एनोड की तरफ जो मूव करी, तो इससे ये तो पता चल गया कि ये जो रेज हैं वो निगेटिव पार्ट, वो जो है निगेटिव नेचर की हैं। अब उन रेज की जो है फिर प्रॉपर्टीज देखी गई। इनके बीच में, रेज के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा गया तो उसकी शैडो बनी। तो शैडो बनने का मतलब ये है कि ये जो रेज हैं वो स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, और इस रेज के रास्ते में मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा गया, तो उस ऑब्जेक्ट से टकरा करके रेज जब उस ऑब्जेक्ट से टकराई तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो हीट प्रोड्यूस करने लगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि रेज जो है वो, इससे क्या प्रूफ हुआ कि रेज जो है वो पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, और पार्टिकल में ही मास होता है, उसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो काइनेटिक एनर्जी जब स्ट्राइक करेगी किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो हीट प्रोड्यूस करती है। काइनेटिक एनर्जी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा एक और प्रूफ है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है कि इसके अगर रास्ते में, रेज के रास्ते में कोई पिन व्हील, कोई जैसे इस टाइप के जैसे पिन व्हील अगर आप रास्ते में लगा दो जो है इसके, तो ये इसको रोटेट करेगा। जैसे ही रेज इसके पास होंगी तो वो इसको रोटेट करती हैं। तो ये रोटेट तभी होगी जब इस पे कोई चीज टकराएगी। तो रेज इससे टकरा गई, इसका मतलब रेज टकरा के इसको रोटेट कर रही है, इसका मतलब जो है ये रेज जो है वो पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है, पार्टिकल इस पे हिट कर रहे हैं तभी ये रोटेट कर रही है जो। तो इससे प्रूफ होता है कि ये जो रेज है वो पार्टिकल से मिलकर के बनी है। और ये पार्टिकल कहाँ से आया? जो इसमें जो हमने गैस के एटम थे वो इसी गैस के एटम से वो पार्टिकल निकला हुआ है, वो निगेटिव नेचर का होता है। इसमें जैसे यहाँ पे ये जो वॉल है, कैथोड की वॉल है, तो यहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस करेगा। अगर हम यहाँ पे एक जिंक सल्फाइड का मटेरियल रख दें, जो है जिंक सल्फाइड की अगर स्क्रीन लगा दें तो वो स्क्रीन जो है और ग्लो करती है। तो इसको बोलते हैं फ्लोरेंसी, इनफ्लोरेसेंस। तो इनफ्लोरेसेंस का मतलब ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई इनफ्लोरेसेंस मटेरियल है तो उसको उस मटेरियल पे अगर कोई जो है रेज अगर पड़ती है तो वो ग्लो करने लगता है, वो जो इसका रिफ्लेक्शन देता है जो है। इसके अलावा ये जो रेज हैं इन रेज को जब पास कराया गया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से पास कराया गया, तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये जब इन रेज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराया गया तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो है इन्होंने मूव किया। तो इससे भी प्रूफ होता है कि ये जो है निगेटिव नेचर की होती हैं, निगेटिव नेचर की रेज होती हैं, और ये पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं। बाद में उन पार्टिकल्स को जो है इलेक्ट्रॉन बोला गया। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देखी गई कि आप डिस्चार्ज ट्यूब में कोई भी गैस लीजिए,
अच्छा, उसमें अभी बताते हैं जो है, इसमें फिर एक्सपेरिमेंट किया जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने जो है इसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में से निकाला, इन रेज को, कैथोड रेज को, जो कि इलेक्ट्रॉन्स मिलकर बनी हुई थी। और उसमें जो है उन्होंने कैलकुलेशन करके, इसके बारे में आप जो ये जो कैलकुलेशन है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। जे थॉमसन ने कैलकुलेशन करके एक रेशियो निकाला, उस रेशियो को बोलते हैं E अपॉन एम। यहां पे E का मतलब है चार्ज और m का मतलब है मास। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो E अपॉन एम रेशियो निकाला, इसमें मतलब चार्ज नहीं निकाला कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं बताया और इलेक्ट्रॉन का मास नहीं बताया, बल्कि उसका रेशियो बताया। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का और मास का रेशियो उन्होंने जो है फार्मुलेटेड करके, कैलकुलेटेड करके जो निकाला, उसकी वैल्यू आई 1.75 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम। ये वैल्यू निकाली उन्होंने E अपॉन एम की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की जो है, इलेक्ट्रॉन का जो E अपॉन एम का रेशियो कितना निकाला, 1.75 इंटू 10⁸। जे थॉमसन ने जो है एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट जो है क्या क्या था, ज़्यादा डिटेल इसकी नहीं है 11वीं क्लास में, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की जो रेज थी, जो कैथोड रेज थी, उसको जो है पास कराया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से जो है। तो उसमें E अपॉन एम का रेशियो ये निकला। जे थॉमसन ने ये भी देखा कि E अपॉन एम का जो रेशियो था डिस्चार्ज ट्यूब में, कोई भी गैस ले लो, चाहे नाइट्रोजन ले लो, चाहे हाइड्रोजन ले लो, चाहे आर्गन ले लो, उसमें E अपॉन एम का रेशियो जो है वो चेंज नहीं हुआ। और ये बात सही भी है। E अपॉन इलेक्ट्रॉन का जो है E अपॉन एम का रेशियो चेंज नहीं होगा। कैसे? डिस्चार्ज ट्यूब में जो आपने जो गैस ली थी, अब मान लीजिए इसमें कोई भी गैस का एटम है, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो कोई भी गैस का एटम लोगे आप, तो उसमें इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेंगे, वही इलेक्ट्रॉन है जो है, तो वही, तो सब में वही इलेक्ट्रॉन है, तो सब में जो है E अपॉन एम का रेशियो भी सेम निकल के आएगा। जब गैस आयोनाइज होगी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो जो भी गैस लोगे उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आएंगे। इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, सेम चार्ज पार्टिकल है, तो सेम चार्ज पार्टिकल है तो उनमें जो है उनका जब सेम चार्ज पार्टिकल है तो उनमें चार्ज और मास जो है भी उनका सेम होगा, और E अपॉन एम का जो रेशियो है वो सेम निकल के आएगा। इसके अलावा एक एक्सपेरिमेंट किया था मिल्कॉन ने। मिल्कॉन ने जो एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का चार्ज उन्होंने मतलब जो है उसको कैलकुलेट किया था। तो मिल्कॉन का क्या एक्सपेरिमेंट था कि उन्होंने अरेंजमेंट किया, उसमें 2 प्लेट ली, मिल्कॉन ने जो है 2 प्लेट ली। एक प्लेट ये है, और ये होल है, ये इस प्लेट के बीच में
एक आपकी ये प्लेट है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट में पॉजिटिव चार्ज है, और इसी के नीचे जो दूसरी प्लेट है इसमें नेगेटिव चार्ज है। ये जो प्लेट है ये इस पोजीशन में है, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, इस पोजीशन में है। ऊपर वाली प्लेट में जो है होल है, इसमें होल है, और ये जो पूरा अरेंजमेंट है वो इस टाइप का पूरा अरेंजमेंट है। और यहां से एक ऑयल ड्रॉपलेट्स, एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं एटमाइजर। तो एटमाइजर से जो है ऑयल ड्रॉपलेट्स वो ऑयल ड्रॉपलेट्स को थ्रो करता है जो है। तो ऑयल ड्रॉपलेट्स इस चैम्बर में आएगा और इस प्लेट से जो है वो ये जो होल है, इस होल से जो है वो ड्रॉपलेट्स नीचे गिरेंगी, तो नीचे की तरफ मूव करेंगी। ड्रॉपलेट्स जैसे ही इस स्पेस में आती हैं, ये जो नेगेटिव प्लेट है, ड्रॉपलेट्स जैसे ही इस स्पेस में आती हैं तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो दोनों प्लेट हैं इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को इस टाइप से मेंटेन किया जाता है कि वो ड्रॉपलेट्स फिर जो है फर्दर नीचे नहीं गिरती हैं। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि इस प्लेट में होल है, ऑयल ड्रॉपलेट्स यहाँ से नीचे गिरेंगी, और फिर ये जो स्पेस है, इन दोनों प्लेट के बीच में जो स्पेस है यहाँ जाके वो जो है स्टेशनरी हो जाती हैं, जो है ड्रॉपलेट्स जो है वो हवा में जो है रुक जाती है, वो नीचे नहीं गिरती है। नीचे क्यों नहीं गिरेगी? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। दोनों प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से ऑयल ड्रॉपलेट्स जो है वो नीचे नहीं गिरेंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये होगी, इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, क्योंकि ये जो प्लेट है वो पॉजिटिव प्लेट है, नीचे वाली निगेटिव प्लेट है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ऊपर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगेगा, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इस टाइप से मैनेज करते हैं, उसको इस टाइप से जो है मैनेज करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन पे जो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होता है। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। ई क्या होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि ये ई जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और ई जो कैपिटल ई है, ये स्मॉल ई है, कैपिटल ई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। तो ई और ई इंटू ई ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, और ये जो है इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल है? ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो यहाँ पे जो चार्ज स्मॉल ई की वैल्यू है वो इससे हम निकाल लेंगे। जो ड्रॉपलेट्स होती हैं उनका मास हमें पता होता है, और ये जो है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। तो तीनों से कैलकुलेट करके हमने जो है चार्ज जो है वो चार्ज की वैल्यू निकाल ली। अच्छा, इसमें जो ऑयल ड्रॉपलेट्स, एक्चुअली में जो ऑयल ड्रॉपलेट्स होती हैं इनमें चार्ज कहाँ से आया? यहाँ से एक्स रेज का प्रोजेक्शन करते हैं। इसी सिस्टम में जब एक्स रेज का प्रोजेक्शन करेंगे तो ये एक्स रेज जो है वो जो डस्ट के पार्टिकल हैं इनसे स्ट्राइक करेगी, और डस्ट के पार्टिकल को आयोनाइज कर देगी। एयर के पार्टिकल जो होते हैं, एयर के पार्टिकल को आयोनाइज कर देगी, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, और वे उन इलेक्ट्रॉन्स को ऑयल ड्रॉपलेट्स जो है एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जो ऑयल ड्रॉपलेट्स जो इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करती हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। तो जब ऑयल ड्रॉपलेट्स में जब चार्ज की कैलकुलेशन किया ऑयल ड्रॉपलेट्स में, तो उस चार्ज की वैल्यू कितनी आई? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। या तो इतनी वैल्यू आई या इसके मल्टीपल में आई।
इसके मल्टीपल मीन्स चार्ज की वैल्यू, जो आयल ड्रॉपलेट्स की जो जब मैं चार्ज की वैल्यू निकाली तो या तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आई, या इसके मल्टीपल में आई, मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, इसके मल्टीपल में आई। तो इससे जो है कैलकुलेट कर लिया गया। मान लीजिए कि अगर किसी ड्रॉपलेट्स में अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसमें उस आयल ड्रॉपलेट्स में जो है चार्ज की वैल्यू आई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर किसी आयल ड्रॉपलेट्स ने 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किए हैं तो उसमें जो है चार्ज की वैल्यू आएगी उस आयल ड्रॉपलेट्स की 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2 मीन्स 3.2 इंटू 10⁻⁻19। किसी भी ऑयल ड्रॉपलेट में इससे कम चार्ज नहीं आया। चार्ज अगर आया तो या तो इतना आया या इसके मल्टीपल में आया। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। और हमारे पास E/m की वैल्यू थी। जो थॉमसन ने जो इलेक्ट्रॉन की जो E/m की वैल्यू निकाली थी वो 1.75 इंटू 10⁸ और मुल्कान एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना निकला 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अब हम जो है इसका मास कैलकुलेट कर लेंगे। तो मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉल ई अपॉन एम। तो ये हमारा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ई, और इसको हमने किससे डिवाइड किया? हमारा जो E/m का रेशियो था उससे हमने डिवाइड किया जो है किसको? ई को, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। ये कितना आ गया? E/m, E और m जो है वो ऊपर चला जाएगा, ई कैंसिल हो गया तो हमारा m निकल के आ गया। मतलब अगर हमें इलेक्ट्रॉन का मास निकालना है तो हमको क्या है कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करना पड़ेगा E/m का रेशियो। E/m का रेशियो था 1.75 इंटू 10⁸ तो ये जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 9.1 इंटू 10⁻⁻, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। तो ये इलेक्ट्रॉन का मास निकल के आ गया। ये इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। तो ये तो जो है इलेक्ट्रॉन का डिस्क्रिप्शन हो गया। अब प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? जो जूलियस प्लकर का एक्सपेरिमेंट था। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की जो क्या है कि इलेक्ट्रॉन पे जो वर्कआउट किया वो थॉमसन ने किया, E/m का रेशियो निकाला, तो इसलिए थॉमसन को क्रेडिट जाता है। वैसे एक्सपेरिमेंट किया था जूलियस प्लकर ने, वो डिस्चार्ज ट्यूब वाला जो एक्सपेरिमेंट था। उसी जूलियस प्लकर वाले एक्सपेरिमेंट में उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया इस एक्सपेरिमेंट को गोल्डस्टीन ने क्या किया? उसी एक्सपेरिमेंट में जो कैथोड था, ये जो कैथोड था इसको परफोरेटेड कर दिया। सिर्फ क्या काम किया इसी एक्सपेरिमेंट में? जो कैथोड था उसमें उसको परफोरेटेड कर दिया। मतलब इसमें क्या है कि छेद युक्त। जैसे मान लीजिए ये कैथोड की प्लेट है, इसमें आपने छेद से कर दिया। जैसे चलनी होती है ना, जैसे गेहूं छालने वाली चलनी होती है उसमें छेद होते हैं, तो वैसे ही क्या है कि इसमें जो है होल्स कर दिए ऐसे। ये प्लेट्स में जो है ये होल्स कर दिए, ये इसमें जो कैथोड की प्लेट्स थी जो है।
तो जब कैथोड की प्लेट से होल किए तो इसके पीछे भी उसको ग्लो दिखाई दी। इसका मतलब एक रेज जो है वो एनोड से चल के कैथोड की तरफ आ रही है, वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। इसका मतलब वो रेज जो है वो पॉजिटिव नेचर की है। तो ये रेज जो है वो कहां से आई? जो आपके आयन थे, जो गैस के जो आयन थे, वो क्या है कि कैथोड की तरफ मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन तो जो है वो तो मूव करके थे एनोड की तरफ, और जो इसके जो आयन है वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे। और ये आयन से मिलकर के बनी हुई है, और एक आयन में एक प्रोटॉन भी हो सकता है, 2 प्रोटॉन भी हो सकते हैं, 3 प्रोटॉन भी हो सकते हैं, ज्यादा प्रोटॉन भी हो सकते हैं। इसलिए जब E/m का रेशियो इसमें निकाला गया, जब E/m का रेशियो जब इन पार्टिकल्स में निकाला गया, जो पॉजिटिव पार्टिकल्स के लिए निकाला गया, तो सभी गैस में डिफरेंट आया। क्योंकि अलग अलग गैसेस के जो आयन होंगे उनमें चार्ज भी अलग होगा, मास भी अलग होगा, तो उसमें E/m का जो रेशियो है सब में अलग अलग निकल के आया। इसके अलावा ये जो रेज थी, इनको अगर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाला गया, तो ये क्या है कि निगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है। और बाकी सारी प्रॉपर्टीज आपकी वही है जो उसकी जो कैथोड रेज की होती हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन में चलती हैं जो इसलिए शैडो बनाएंगी। पिन व्हील को जो है ये मूव करा देंगी, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, पार्टिकल की बनी होती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी होती है। और ये जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन है उसको जो है वो उसमें ग्लो प्रोड्यूस करेंगी। तो ये फ्लोरेसेंस की प्रॉपर्टी होती है। तो ये हमारा पार्ट 1 वीडियो था जो है इस चैप्टर का। बाकी जो है वो आपका नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक करें जो है। थैंक यू।